Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the fourth lecture of class 9th history. We were studying about chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution. In the past 3 lectures हम ये देख चुके हैं कि सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में इमर्ज होता है और कैसे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. Now we are beginning with the second part of the chapter, that is the Russian Revolution. Russian Revolution में जो सोशलिज्म है उसका एलिमेंट कैसे आएगा ये भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं. लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि जब हम सोशलिज्म पूरे यूरोप में पढ़ रहे थे तो फिर रशियन रेवोल्यूशन इसके साथ लिंक्ड क्यों है, क्योंकि रशिया में सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी. राइट? कैसे? यहाँ पर क्या होता है, सोशलिस्ट जो होते हैं वो पहली बार गवर्नमेंट बनाते हैं थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917. इन आवर लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत फेमस होती है. कार्ल मार्क्स जैसे लोग आते हैं जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल अपीयरेंस बनाने के बाद भी सोशलिस्ट पीपल जो हैं वो कहीं पर भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते. गवर्नमेंट हमेशा लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की ही बनती है. लेकिन रशिया में ऐसा क्या होता है कि जिसकी मदद से पहली बार सोशलिस्ट लोगों की कहीं पर गवर्नमेंट बनती है थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन. अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है ये हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे. लेकिन 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले हम रिवाइंड करते हैं अपनी स्टोरी को और ये देखेंगे कि 1914 यहाँ से जब कहानी शुरू हो रही है तो रशिया की जो सोसाइटी और इकोनॉमी थी वो किस तरीके से थी. राइट? 1914 में यहाँ पर कौन से रूलर होते हैं? जार निकोलस टू. एंड जार निकोलस टू वॉज द ऑटोक्रेटिक रूलर, है ना. मतलब मोनार्की वहां पर चल रही है. राइट? मोनार्की चल रही है और जितने भी लोग मोनार्क के साथ हैं, जितने भी लोग जार निकोलस के आसपास है जिनसे वो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी कंजर्वेटिव्स हैं. मतलब सोशलिज्म अभी यहाँ पर नहीं आया. राइट? सो जार निकोलस टू होते हैं सोसाइटी में, मतलब रशिया की सोसाइटी को डोमिनेट कौन कर रहे थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस. बहुत सारे रिलीजन थे रशिया में उस समय, लेकिन डोमिनेट करने वाला रिलीजन था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी के कुछ डिविजन्स और थे जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स. इसके अलावा बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स ये दोनों भी थे, बट दे वर इन दी माइनॉरिटी. ठीक है, आगे जब हम देखेंगे तो कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर्स भी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेंगे. नाउ कमिंग टू दी सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ रशिया. रशियन इकोनॉमी जो है उसमें एक वास्ट मेजॉरिटी किसकी होती है? एग्रीकल्चरिस्ट. मतलब यहाँ पर अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज डूइंग एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं मतलब कि पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं. पीजेंट्स और फार्मर्स हैं तो इनके पास कितनी जमीन है और वो जमीन की ओनरशिप किसके पास है? मतलब क्या वो उनकी खुद की जमीन है, क्या उनकी कलेक्टिव जमीन है, या फिर वो जमीन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की है, या फिर मोनार्क को बिलोंग करती है. ये सारी चीजों से अफेक्ट होगा आपका रशियन रेवोल्यूशन. देन देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ये दो जगह है आपकी कहाँ पर? रशिया में. राइट? एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ रशिया. यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बनती है. कुछ क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर. अब ये जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं इसमें से भी मोस्ट मतलब 95% जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसकी हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की. मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये जो इंडस्ट्रीज बनी थी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. और प्राइवेट प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है कि पूरा प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, दोज हु वर द ओनर्स. लेकिन यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स थे, यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, मैन, वुमेन एंड इवन चिल्ड्रन, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा खराब है. तो अभी हमने देखा कि लाइवलीहुड के लिए लोगों के पास दो सोर्सेस है. पहला तो एग्रीकल्चर जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और दूसरा वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या दूसरे लोगों के खेत पर काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड हेल्प वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. ठीक है, तो वो वर्कर्स हो गए और एग्रीकल्चरिस्ट हो गए. दोनों ही सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है, मतलब कि एग्रीकल्चरिस्ट एज वेल एज दी वर्कर्स, इन दोनों को ही आगे ले जाकर क्या कर रहे हैं? हम पार्टीज बना रहे हैं इन दोनों सेक्शन से. ठीक है, जो क्या कर रही है? दोनों मिलकर रशियन रेवोल्यूशन को आगे अंजाम देंगे. ठीक है. देन देयर वर सम क्राफ्ट्स पर्संस एंड वर्कर्स.
इन लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस थी, दे वर वेरी बैड, पुअर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, फिर हमने और देखा था कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हुआ करते थे, प्लस पुअर कंडीशंस ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कि अगर आप वर्कर्स को काम पर भी रख रहे हो, ठीक है, और वो उसी एरिया में रहकर काम कर रहे हैं, तो उनको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, 12-13 घंटे से ज्यादा इनसे काम कराया जाता था, और जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसके काम करने के लिए जो बहुत ही बेसिक नीड है ना, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कम से कम बेसिक ह्यूमन राइट्स उसको दे रहे हो, ये सारी होती हैं आपकी वर्किंग कंडीशंस, है ना। तो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन भी खराब थी और वर्किंग आवर्स भी बहुत ही ज्यादा थे, प्लस पुअर फैसिलिटीज ऑफ एकोमोडेशन। ये सारी चीजों से कौन परेशान है? आपके क्राफ्ट पर्सन एंड वर्कर्स। देन इसके बाद वर्कर्स में भी सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे। सोशल ग्रुप्स मतलब वर्कर्स जो थे सोसाइटी में, उनमें भी डिवीजन था, अलग अलग लेवल पर वर्कर्स भी डिवाइडेड थे। इन वर्कर्स में सबसे ज्यादा सुपीरियर अपने आप को मानते थे मेटल क्राफ्ट पर्सन, है ना, ये जिसको आप मेटल वर्कर्स भी कहोगे, मतलब ऐसे वर्कर्स जो मेटल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ये अपने आप को मानते थे कि जो वर्किंग क्लास है उसकी एरिस्टोक्रेसी हम है ना। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो सोसाइटी में जिनकी पोजीशन हाई है, ठीक है, या इकोनॉमिकली जो थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पर जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे, और जो बाकी लोग थे, बाकी वर्कर्स थे, उनको लोअर स्ट्रेटा में मान रहे थे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो मेटल क्लास पर्सन है इनकी वर्किंग कंडीशन से इनके वर्किंग आवर बहुत अच्छे थे, ठीक है, ये भी उस चीज से परेशान थे। इसीलिए जब भी वर्कर्स अगेंस्ट जाते हैं एम्प्लॉयज के, है ना, सॉरी एम्प्लॉयर के, तो वहां पर क्या होता है कि सारे वर्कर्स एक साथ यूनाइट होकर खड़े होते हैं कि जब इनको लगता है कि जो हमारा ओनर है, राइट, या जो हमसे काम करा रहा है, जब वो हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स के लिए हम उसके साथ सहमत नहीं है, वर्किंग कंडीशंस हमें अच्छी नहीं मिल रही है, तो जब अगेंस्ट उनके जाना होता है तो सारे वर्कर्स एक साथ आ जाते हैं। ये इनकी खासियत यहाँ पर है। दैट इज वाई वर्कर्स का एसोसिएशन जो है वो रशियन रेवोल्यूशन में बहुत आगे तक जाएगा। देन women were also working, ठीक है, बट दे वर पेड लेस। मतलब कि वर्कर्स यहाँ पर परेशान तो थे, लेकिन इन वर्कर्स में और भी ज्यादा परेशानी किसको थी? विमेन वर्कर्स। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर विमेन के साथ इनइक्वालिटी है। आप काम उनसे बराबर करा रहे हो, लेकिन आपको ये लगता था कि मैन अगर वही काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है और उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, बट विमेन को सेम काम करने के लिए कम सैलरी दी जाती थी, राइट। समटाइम्स यहाँ पर लेस सैलरी का मतलब है कि 50% सैलरी भी इनको मिलती थी। देन वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस। अब यहाँ पर वर्कर्स जब परेशान हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब सिंपल होता है ग्रुप, ठीक है। अब सोशल एसोसिएशंस भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एसोसिएशंस कैसे थे? पॉलिटिकल नेचर के, क्योंकि अब वर्कर्स को ये समझ में आ रहा है कि जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स, या आप जिनको इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, और साथ में जार निकोलस। क्यों? क्योंकि वो ऑटोक्रेट था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी पावर से मतलब है, और वो बस किंग बन के रहना चाहता है, ठीक है। उसको डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं समझ में आता, उसको वर्किंग ह्यूमंस, मतलब जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब उनके अगेंस्ट जाना होता है तो ये लोग पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों एसोसिएशन की बात हो रही है। जब ये स्ट्राइक्स में जाएंगे, है ना, मतलब जब ये हड़ताल वगैरह करेंगे या एम्प्लॉयर्स को बोलेंगे कि अब हम काम पर नहीं आ रहे जब तक आप वर्किंग कंडीशन सही नहीं करते, तो वो कहलाएगा पॉलिटिकल एसोसिएशन। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? वर्कर्स को जब ये चीज समझ में आती है कि हम तो एक्सप्लॉइट सारे हो ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ही बीच में से किसी वर्कर को या किसी मेंबर को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है ना, वो किसी क्राइसिस से गुजर रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पास, तो इन सब चीजों से अगर वो जूझ रहा है तो हम सारे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे एसोसिएशन, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं जहां पर सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस एक व्यक्ति की मदद करते हैं, राइट। ऐसे एसोसिएशन कितने बनाए? वर्कर्स, ठीक है। लेकिन ऐसे एसोसिएशन बहुत ही कम थे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि लगभग सारी वर्कर्स की हालत खराब थी। अगर आप कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, राइट? सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन सिटीज। हमने देखा वर्कर्स मतलब ऑब्वियस सी बात है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या क्राफ्ट पर्सन जो है, तो ये ज्यादातर कहाँ पर था? सिटीज में ये कंडीशन थी वर्कर्स की, राइट? डिस्पाइट डिविजन्स the workers came united during strikes when they disagree with the employers over working conditions. क्यों? क्योंकि वर्कर्स के बीच में जितना भी डिवीजन हो, अल्टीमेटली सारे के सारे वर्कर्स जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन सिटीज. लेट अस सी द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट और वी कैन से पीजेंट्स इन द अदर एरियाज ऑफ रशिया. यहाँ पर ज्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, दे वर डूइंग इट इन दी कंट्री साइड. कंट्री साइड का मतलब होता है या तो विलेज एरियाज या फिर वी कैन से आउटस्कर्ट्स ऑफ दी सिटीज, मतलब सिटीज के आसपास का जो गांव जैसा इलाका होता है, ठीक है, वहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे. नाउ हियर मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स दे वर कल्टिवेटिंग द लैंड, राइट, बट दे वर ओनली कल्टिवेटिंग. The ownership of the lands on which they were doing agriculture were ownership किसके पास थी? Ownership belongs to the crown, church and nobilities. जिस लैंड पर पीजेंट्स मेहनत कर रहे थे उसकी ओनरशिप इनके पास नहीं थी, उसकी ओनरशिप थी क्राउन के पास. क्राउन मतलब जार निकोलस II के. चर्च मतलब वी हैव सीन रशिया में डोमिनेटिंग रिलीजन कौन सा था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में चर्च की पावर जो है वो सुपीरियर मानी जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर जितनी भी जमीन थी उसका एक बड़ा हिस्सा किसके पास था? चर्च के पास. एंड नोबेलिटी जो रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है. लेकिन इन तीनों में से किसी को एग्रीकल्चर तो करना नहीं है जाके. एग्रीकल्चर अल्टीमेटली कौन कर रहा है? पीजेंट्स. तो यहाँ पर पीजेंट्स को क्या परेशानी होती है? पीजेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि इफ वी आर डूइंग द हार्ड वर्क ऑन द लैंड तो फिर हमको क्यों नहीं उसकी ओनरशिप मिल रही? कुछ अमाउंट ऑफ ओनरशिप तो हमारे पास आनी चाहिए ना. कितनी इनसिक्योरिटी है इस चीज को लेकर कि जो जमीन पर आप इतने समय तक कल्टीवेट कर रहे हो उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर उस पर अपना हक जताएगा, है ना. और साथ में उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के पास जा रहा है. तो अल्टीमेटली मेहनत करने के बाद एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? पीजेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पर पीजेंट्स को नोबैलिटी से ज्यादा परेशानी होती है. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आखिर अथॉरिटी है ही सही, लेकिन नोबैलिटी इनके पास बिना बात की पावर रहती है. इनके पास पावर कहां से आती है? नोबैलिटी गॉट इट्स पावर फ्रॉम जार, मतलब कि जो कि आपका किंग है या फिर क्राउन, ठीक है. नोबैलिटी के पास पावर कहां से आती है? जार से, है ना. क्यों? क्योंकि जार ने उनको अपॉइंट करके रखा है, राइट. बट यहां पर जो पीजेंट्स होते हैं, पीजेंट्स डू नॉट रिस्पेक्ट नोबैलिटी. पीजेंट्स के मन में नोबैलिटी को लेकर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, ठीक है. और सबसे ज्यादा इनकी मेन डिमांड क्या थी कि इनको तो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले नोबैलिटी के पास जो जमीन है या इनके नाम जो जमीन है वो हमारे नाम करो, ठीक है. ऐसा किसका कहना था? पीजेंट्स का, राइट. दे वांटेड दैट दे शुड बी गिवन द लैंड which belongs to nobility. इनका सीधा साफ कहना था कि जो नोबैलिटी के नाम पे जमीन है वो हमारे नाम कर दी जाए, ठीक है. लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं. ऐसा क्यों नहीं होगा अभी? क्योंकि यहाँ पर ऑटोक्रेसी चल रही है जार की, और जार के खास लोग कौन है? नोबैलिटी, ठीक है. तो यहाँ पर पीजेंट्स को इस चीज को लेकर क्या होगा? गुस्सा आएगा, ठीक है. और यहाँ पर पीजेंट्स जो है अब वो रिवॉल्यूशनरीज बनेंगे. लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने की है कि जो पीजेंट्स थे इनको यहाँ पर क्या बोला गया है? नेचुरल सोशलिस्ट. एनसीईआरटी में आपको एक टर्म देखने को मिलेगा जिसको बोला गया है नेचुरल सोशलिस्ट. अभी नेचुरल सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट तो हम समझते हैं ऐसे लोग जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं. तो नेचुरल सोशलिस्ट क्या है? यहाँ पर
जो वर्कर्स सेक्शन है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वर्कर सेक्शन के अलावा जिनको ये समझ में आता है कि जो पीजेंट्स हैं ये रशियन रेवोल्यूशन को बहुत आगे तक ले जाएंगे और उसको लीड करने का काम सबसे अच्छे से पीजेंट्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे वर नेचुरल सोशलिस्ट। नेचुरल सोशलिस्ट का मतलब है, सोशलिज्म सिंपली कहता है कि सारे रिसोर्सेज सारे लोगों को बिलोंग करने चाहिए, ओनरशिप सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, और सारे लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके और सब में डिवाइड हो सके, ठीक है। ये आइडिया कहाँ से आया? कलेक्टिविज्म, या जिसको हम कहेंगे, जो हमने शुरू में देखा था कोऑपरेटिव्स। किसने दिया था ये वाला आइडिया? रॉबर्ट ओवन ने, ठीक है। और इसी को लेकर आपके जो लुइस ब्लैंक होते हैं, ठीक है, उनका क्या कहना होता है कि कोऑपरेटिव सबसे अच्छे से कब काम कर सकते हैं? जब उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स का ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन, राइट। उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? पीजेंट्स अपने रिसोर्सेज को एक साथ लाते थे, जो छोटे छोटे प्लॉट्स इनके पास थे उन सब पर एग्रीकल्चर सब मिलकर करते थे, और जो भी प्रॉफिट होता था उनमें इन्हीं पीजेंट्स का एक लीडर होता था जो क्या करता था, जिसको कम्यून बोला जाता था, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको सारे पीजेंट्स में डिवाइड कर देता था। तो एक तरीके से अभी तक जब इनको पता भी नहीं है कि सोशलिज्म क्या है, ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर लोगों का ये कहना रहता है कि नेचुरल सोशलिस्ट आप इनको कह रहे हो क्योंकि ये एक तरीके से कोऑपरेटिव बनाकर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, बट इनके खुद के बीच में भी क्या है? डिविजन्स हैं, और इनके खुद के बीच में भी कहीं ना कहीं पर क्लैशेस सामने आते हैं। इसलिए आप इनको सोशलिस्ट नहीं बोल सकते, और ना ही आप ऐसा बोल सकते हो कि यही इनको ही सबसे आगे रशियन रेवोल्यूशन को लीड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और दोनों ही परेशान हैं। यहाँ पर अब क्या होगा? वर्कर्स की अलग पॉलिटिकल पार्टी बनेगी और पीजेंट्स की अलग पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, और दोनों के अलग अलग लीडर्स होंगे जो सामने दोनों को लेकर जाएंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन आपके सामने आएगा। रशियन रेवोल्यूशन से पहले हम देखेंगे कि सोशलिज्म कैसे रशिया में फैल रहा है। कैसे फैलेगा? ऑब्वियसली ऐसे लीडर सामने आएंगे जो कि सोशलिज्म को मानते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, जिसमें एक नाम आएगा आपके पास, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन आएंगे। फिर उनकी पार्टी में भी डिवीजन होंगे, बोल्शेविक्स बनेंगे, मेंशेविक्स बनेंगे। अगर ये सब अभी तक आपने एनसीईआरटी में रीड नहीं किया है तो एक बार रीड कर लें, बेटर है, क्योंकि यहाँ पर या तो इसको समझने के बाद रीड कर लो, या तो फिर पहले रीड करके आओ फिर इसको देखो। जिससे क्या होगा, जो भी रीड करने से बिटवीन दी लाइंस आपको जो इंफॉर्मेशन है उससे एक लिंक बनेगी और आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और 2 बार देखोगे, मतलब एक बार रीड करोगे, एक बार लेक्चर देख लोगे, तो नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी समझ आ जाएगा, और साथ में पूरी कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगले लेक्चर में अब हम देखेंगे कि सोशलिज्म रशिया में कैसे आता है, और फिर रशियन रेवोल्यूशन कैसे होता है, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, वर्ल्ड वॉर भी आएगा इसी समय, है ना। ये कंडीशन चल रही है आपकी 1917 में होगा वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सॉरी 1917 में होगा आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेकिन 1914 से लेकर 1919 तक ये पीरियड है आपके वर्ल्ड वॉर 1 का, है ना। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 के ही बीच में आपका क्या हो जाएगा? अक्टूबर रेवोल्यूशन, और यहीं पर रशियन रेवोल्यूशन भी इमर्ज होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर क्या है, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम अपने आगे के लेक्चर्स में। सो आई होप इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।